की मूवी का नाम है औरंग काया बारू। इंडोनेशियन भाषा में इसका मतलब है नए अमीर लोग। तो मूवी की शुरुआत में टीका नाम की एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट को दिखाते हैं जो एक गरीब परिवार से है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। उसकी गरीबी की वजह से सभी उसे बुली करते हैं। उसका छोटा भाई टेका थिएटर स्टडीज कर रहा होता है और फ्यूचर में प्रोफेशनल प्रोड्यूसर बनना चाहता है। और इनका सबसे छोटा भाई डॉडी अभी एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है। अपनी गरीबी के बावजूद तीनों खूब मस्ती करते हैं और जिंदगी के मजे लूटते हैं। मुफ्त का खाना खाने के लिए वे किसी भी शादी में घुस जाते हैं और पेट भर टेस्टी खाना खाते हैं। पर कभी कभी उनकी किस्मत खराब रहती है और वे पकड़े भी जाते हैं। ऐसे ही इनकी जिंदगी चल रही होती है और इनकी हंसी खुशी जिंदगी के बीच एक दिन उनके पिता का देहांत हो जाता है और वो तीनों भाई एकदम टूट जाते हैं और अब उनको पापा के बिना ही मैनेज करना पड़ता है। उनको पापा की न होने की आदत डालनी पड़ती है। अब क्योंकि पापा का देहांत हो गया है तो टीका और डेका अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना चाहते हैं। पर उनकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ाकर सक्सेसफुल बनाना चाहते थे, इसलिए तुम पढ़ाई मत छोड़ो, खूब पढ़ो और अपने पापा का नाम भी रोशन करो। अगले दिन एक लॉयर और उसका असिस्टेंट आते हैं और उनके पिता का बनाया हुआ एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में पापा बताते हैं कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। दरअसल मैं इंडोनेशिया के सबसे दौलतमंद परिवार का वारिस हूँ। 21 साल से मैं एक सिंपल लाइफ गुजार रहा था ताकि मेरी पत्नी और बच्चे सिंपल लाइफ जीना सीखें और आत्मनिर्भर बने। मेरे बाद मेरी सारी दौलत और प्रॉपर्टी मेरी पत्नी और बच्चों को मिलनी चाहिए ताकि वे अमीरों की तरह जीने का मजा भी ले सकें। अब ये सुनकर इन्हें यकीन नहीं होता, लेकिन वे बैंक में चेक करते हैं तो 500 मिलियन रुपए निकाल पाते हैं। ऊपर से उन्हें ये भी बताया जाता है कि जरूरत पड़ने पर और भी ज्यादा पैसे निकाल सकते हो। अब कोई एकदम से इतने सारे पैसे देख ले तो उसका मन तो लग्जरी लाइफ जीने का करेगा ही। ठीक वैसे ही पैसे निकालकर ये सभी एक लग्जरी होटल जाकर वीआईपी रूम बुक करते हैं। पर वीआईपी रूम में 5 लोगों के लिए जगह होती है, लेकिन ये लोग ठहरे सिर्फ 4। फिर चारों अपना दिमाग लगाकर सोचते हैं और होटल के पास फल बेचने वाले को रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं। खाने के बाद वे मॉल जाकर कई महंगी चीजें खरीदते हैं। डॉडी भी अपने लिए काफी अच्छी और महंगी चीजें खरीदता है। अगले दिन स्कूल में डॉडी के महंगे शूज और एसेसरीज को इतनी इज्जत मिलती है कि पूछो मत। बायो जो कि टीका का बॉयफ्रेंड है, उसकी बाइक खराब हो जाती है। अब क्योंकि टीका के पास इतनी दौलत है तो वो चुटकी बजाते ही 19 मिलियन देकर उसके लिए नई मोटर बाइक खरीद लेती है। लेकिन वो भी घर पहुंचकर टीका को चाबी लौटाता है और कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके अपनी पुरानी बाइक खरीदी थी, ये मुफ्त की है और महंगी भी, मुझे नहीं चाहिए, मैं मेहनत के पैसों से जीना चाहता हूँ। अब टीका की फैमिली के पास एकदम से इतना सारा पैसा आने के बाद वो इतनी फिजूल खर्ची करती है कि 500 मिलियन रुपए भी कुछ ही दिनों में खर्च हो जाते हैं। फिर वे अपने पिता की एक वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि उन्हें 15 मिलियन और मिलेंगे। वो उसे भी निकाल कर मौज करने लगते हैं और उनकी जिंदगी एकदम तितर बितर से होने लगती है। वे बेवजह 8 मिलियन का घर खरीदते हैं और महंगा फर्नीचर भी खरीद देते हैं। यहाँ तक कि फर्नीचर स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड को भी खरीद लेते हैं। वे 3 कार भी खरीदते हैं, हालांकि उन्हें कार चलानी नहीं आती। अब टीका के कॉलेज मेट्स उसे बुली नहीं करते और धीरे धीरे उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो अपने पुराने और गरीब फ्रेंड्स को खो देती है क्योंकि वो ज्यादातर समय अब अपने नए और अमीर दोस्तों के साथ ही बिताती है। इसी वजह से वो फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पाती जिसमें वो भाग लेने वाली थी। अब बायू नाराज होता है कि टीका ने उसको नई बाइक दिलाकर उसकी इंसल्ट की थी, पर टीका उससे माफी मांगती है और वो भी आकर उसको माफ कर देता है। अब डेका का थिएटर परफॉर्मेंस भी पास आ रहा होता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे आ गए हैं कि वो एक्टर्स को मुंह मांगी रकम प्रॉमिस कर देता है। उसे लगता है कि उसके पैसे कभी खत्म ही नहीं होंगे। अब उनकी माँ जो पहले गिन गिन कर पैसे खर्च करती थी, अब पैसा पानी की तरह बहाती है। वो सोशल मीडिया में फेमस होने और अपने वीडियोस को वायरल करने के लिए भी बहुत पैसा खर्च करती है। टीका भी शराब की आदी हो जाती है और डेका अपने पिता के पैसों के भरोसे अपने थिएटर परफॉर्मेंस लॉन्च करता है। एक दिन अचानक वही लॉयर आकर उनके पिता का वीडियो दिखाता है जिसमें वो बताता है कि मेरी पूरी दौलत खत्म हो चुकी है। अब वे परेशान हो जाते हैं। गरीबी में उन्हें तंगी की आदत पड़ चुकी थी, इसलिए वे कम पैसों में खुश रहते थे। लेकिन अब पैसों की आदत पड़ने के बाद वे सोच नहीं पाते कि पैसों के बिना वे कैसे जिएंगे। टीका के अमीर दोस्त अब उससे धीरे धीरे दूर जाने लगते हैं और डेका का नया दोस्त ड्यूड भी उससे अलग हो जाता है। डॉडी पर भी इसका बहुत असर पड़ने लगता है। एक दिन टीका पब में होती है, तब वो अपने कुछ फ्रेंड्स की बात सुनती है। वे कहते हैं कि टीका जैसी समझदार लड़की ओलंपियाड की तैयारी करने के बजाय पब में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही है। तब टीका रियलाइज करती है कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए और ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए। धीरे धीरे वो अपने पुराने फ्रेंड से भी माफी मांगती है जिनसे वो दूर रहने लगी थी। उसकी माँ भी सुधर जाती है और गरीबों की जरूरतें पूरी करने की कोशिश करती रहती है। डेका कहीं से पैसों का इंतजाम करके अपना थिएटर परफॉर्मेंस लॉन्च करता है। लगता है अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन नहीं। टीका की माँ जो चैरिटी प्रोग्राम कर रही होती है उसमें धक्का मुक्की से कुछ लोग घायल हो जाते हैं। टीका को भी पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसकी अमीर सहेलियां ड्रग्स यूज करती हैं। वहाँ डेका का शो बीच में ही रुक जाता है क्योंकि एक पॉलिटिशियन जिसने डेका का शो लॉन्च करने के पैसे दिए थे
वो रंगमंच पर आकर वोट मांगने लगता है। लेकिन खुशकिस्मती से टिका का ड्रग टेस्ट नेगेटिव आता है और पुलिस उसको छोड़ देती है। जैसे कि ये सब काफी नहीं था, एक रात लॉयर एक आदमी को लेके आता है जो खुद को उनके पिता का छोटा भाई बताता है और इनकी सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक जमाता है। अब और कोई रास्ता न पाकर वे प्रॉपर्टी उसके हवाले कर ही देते हैं। उन्हें सबक मिल चुका है कि धन दौलत कोई परमानेंट चीज नहीं है। पैसे आज हैं तो कल गए। पैसे की खुशी ज्यादा नहीं चलती, मेहनत की खुशी ज्यादा चलती है। और फिर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वे अपने पुराने घर में लौट आते हैं और पहले की तरह सीधी सादी जिंदगी बिताने लगते हैं। टिका और बायू की जल्दी शादी होने वाली है। डेका ने अपनी असली सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन तभी एक नया लॉयर आकर उन्हें उनके पिता का एक और वीडियो दिखाता है। उसमें पापा कहते हैं कि अचानक मेरे भाई को भेजकर तुम लोगों की खुशी छीन लेने के लिए मुझे माफ कर दो। और तब पता चलता है कि जो आदमी चाचू बनकर आया था वो चाचू नहीं बल्कि पापा का पुराना दोस्त है। और पापा मरे नहीं है, अभी जिंदा है। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सिखाना चाहता था कि बहुत ज्यादा पैसे सेहत के लिए ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी हानिकारक होते हैं और पैसों से खोई हुई फ्रेंडशिप और खोए हुए रिश्ते वापस नहीं आते। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों इस स्टोरी की मॉरल की बात करें तो पहला यह है कि भले ही आपके पास कितना ही पैसा आ जाए, अगर उसका सही से इस्तेमाल करना नहीं आया तो वो पैसा बिल्कुल शून्य हो जाता है। मिला हुआ पैसा कुछ ही समय के लिए रहता है, लेकिन कमाया हुआ धन उसकी बात ही कुछ और है, क्योंकि वो मेहनत से कमाया हुआ है और जिसमें मेहनत लगती है उससे आई चीज की वैल्यू हमें पता होती है कि उस चीज की वैल्यू क्या है। दूसरा यह है कि जैसे कि हमने देखा कि जब फैमिली में इतना सारा पैसा आता है तो सबसे पहले माँ को होना चाहिए कि वो सारा कंट्रोल अपने पास रखे और उन पैसों को हिसाब से खर्चे और हिसाब से ही अपने बच्चों को दे। लेकिन इसमें माँ तो बच्चों से भी ज्यादा खर्चीली है, वो व्यर्थ की चीजों में खर्च करती है। यानी कि एक बात तो सिंपल है कि घर के बड़ों से ही बच्चों को सीख जाती है कि क्या चीज कैसे करनी है। घर के बड़े सही हैं तो बच्चे भी 90% सही होते हैं। यानी कि सिंपल है, पैसे का अगर सही यूज हो रहा है तब तक तो बढ़िया है, लेकिन जैसे धन का गलत उपयोग होने लगा तो वो आदमी को ले डूबता है। पैसे का नशा सबसे खतरनाक नशा होता है।